नमस्कार दोस्तों, माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आप हमारे पोर्टल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइव एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube के ऊपर माँ भारती फाउंडेशन जॉबनेर के नाम से सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप हमें माँ भारती jobnet.com के नाम से सर्च कर सकते हैं। आज हम दोस्तों आपके सामने 11th-12th ICRZ बायोलॉजी लेकर आए हैं, एक नए मेथड और यूनिक फंडामेंटल के साथ में। आइए नमस्कार दोस्तों, आज अपन फर्स्ट यूनिट जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान की जो फर्स्ट यूनिट है आवर्त बीजी पादपों में जनन, उसमें अपन एक पौधे कुर्सीफेर कुल का एक पादप जिसका नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, इसके जनन अंगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन को पुष्प की संरचना के बारे में समझना होगा कि पुष्प कितने भागों में बटा हुआ होता है, कौन कौन से भागों में बटा हुआ होता है। तो पुष्प हमेशा मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ होता है, जिनको कहा जाता है सहायक जनन अंग, दूसरा आता है जनन अंग। दो पार्ट होते हैं। सहायक जनन अंग जो होते हैं इनके अंदर आते हैं बाह्यदल, जिसको अपन बोलते हैं कैलेक्स। दूसरा आता है दल, इसको बोलते हैं कोरोला। जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है। नर जनन अंग जो होता है उसको कहा जाता है पुंकेसर, और मादा जनन अंग होता है उसको कहा जाता है जायंत। पुष्प की अपन संरचना देखते हैं भागों के रूप में, तो पुष्प जिसके ऊपर स्थित होता है उसको कहा जाता है पुष्पासन, और पौधे से जिसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है पुष्प ग्रंथ। सहायक अंगों की बात करें, सबसे पहले आते हैं इसके अंदर बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो होते हैं वो हमेशा हरे रंग के होते हैं, जो पुष्प के नीचे के अंडाशय के नीचे की ओर एक चक्कर के रूप में पाए जाते हैं। रंगीन जो भाग होता है वो कहलाता है दल। दल हमेशा रंगीन होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण पुष्प रंगीन दिखाई देता है। बाह्यदल होते हैं वो हमेशा हरे रंग के होते हैं। अब जनन की बात करें, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है पुंकेसर, स्टेमन। ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है जायांग या स्त्री केसर। तो ये पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। सहायक जनन अंग का मतलब होता है बाह्यदल पुंज और दल पुंज होते हैं वो जनन अंगों की सुरक्षा करते हैं, उनको चारों तरफ से चक्कर के रूप में घेरे रहते हैं। तो ये तो हो गई पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नर जनन अंग पुंकेसर के बारे में। इसको कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ होता है। फर्स्ट भाग जो होता है उसको कहा जाता है पूतंतु। सेकेंड जो पार्ट होता है वो कहलाता है योजी, और थर्ड पार्ट कहलाता है इसका परागकोश, पोलन सेक। इसकी अपन संरचना देखते हैं। इस प्रकार से बटे हुए होते हैं, इसको कहा जाता है परागकोश। ये कहलाता है पूतंतु, इसको बोलते हैं फिलामेंट। परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है। आवर्त बीजी पादपों के अंदर मालवेशी कुल जो होता है, कपास जो होती है उसके अंदर एक पालित होता है, और ये द्विपालित होता है। और प्रत्येक जो पाली होती है वो दो कोष्ठों में बटी हुई होती है, इसलिए इस पादप के अंदर जो पालियां पाई जाती है वो चार कोष्ठों के अंदर बटा हुआ होता है। यानी द्विपालित होता है तो कितने कोष्ठों में बटा हुआ होता है? चार कोष्ठों में बटा हुआ होता है। इनको दोनों पालियों को जोड़ने का काम जो उत्तर करता है उसको कहा जाता है योजी। इस प्रकार इसके नर जनन अंग पुंकेसर के कितने भाग हो गए? तीन।
अब जो पराग कोश जो होता है, इसके अंदर सघन जीवद्रव्य युक्त वाली कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को कहा जाता है आर्की स्पोरियल कोशिका। आर्की स्पोरियल कोशिका, जिसको कहा जाता है प्रेपुस कोशिका, ये परागकोश के अंदर पाई जाती है। आर्की स्पोरियल जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के अंदर परिणत विभाजन होता है। इस विभाजन के द्वारा ही जो परागकोश होता है उसको दो कोशिकाओं में बांटा गया है। केवल संरचना देखते हैं। अब इसमें अपन परिणत विभाजन, इसके द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक तो होती है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और जो दूसरी कोशिका होती है उसको कहा जाता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसे द्विपालित संरचना की अपन जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसको चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। इसकी आंतरिक संरचना अपन देखते हैं। यानी कि ये द्विपालित होता है, तो द्विपालित होने की वजह से क्या होता है, ये चार कोष्ठों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक कोष्ठ को अपन कहते हैं परागपुट या लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी कहते हैं इनको। ये चार कोष्ठ बट के बीच में पाया जाता है यूजी कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी अपन आंतरिक संरचना देखते हैं। जब आंतरिक संरचना का अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ जो ये लेयर पाई जाती है इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। इसकी जो एपिडर्मिस होती है ये किसका निर्माण करती है, परागकोश की सुरक्षा का काम करती है, यानी बाह्य त्वचा का निर्माण। बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ, एपिडर्मिस जो होती है वो एक परत की होती है। इसके अंदर की तरफ फिर जो कोशिका पाई जाती है इसको कहा जाता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कोशिका ये भी एक परत की होती है, लेकिन इसके अंदर एल्फा सेलुलोज पट्टियां पाई जाती हैं। एल्फा सेलुलोज की जो पट्टियां होती है वो आर्द्रता ग्राही होती है, जिसके द्वारा पराग कणों का स्फुटन होता है। पराग कण जो होते हैं वो लघु बीजाणुधानी से बाहर निकलते हैं। तो ये इसका कार्य हो गया। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा का निर्माण करती है और बाह्य त्वचा क्या करती है, पराग कोश की सुरक्षा करती है। तीसरी इसके अंदर तीसरा जो भाग आता है वो आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो एक से लेकर 3 परतों में बटी हुई होती है। कितनी परतों में बटी हुई होती है, 3। इसको कहा जाता है मिडिल लेयर। इसमें परत पाई जाती है 1 से 3 परत। इनका कोई कार्य नहीं होता है, ये टेपिट अल्पकालिक होती है जो टेपिटम के अंदर काम में आ जाती है। मिडिल लेयर के अंदर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको कहा जाता है टेपिटम, और सबसे आंतरिक जो परत होती है वो टेपिटम की होती है। इस प्रकार की संरचना होती है, इसको कहा जाता है टेपिटम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेपिटम। टेपिटम को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्रावी या ग्रंथिल होता है, और एक होता है अमीबीय टेपिटम। इस टेपिटम जो होता है इसका कार्य होता है मुख्य रूप से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करता है। यानी ये टेपिटम जो होता है वो पोषण देने का कार्य करता है।
टेपिटम जो होता है, इसके बाद में देखते हैं अपन टेपिटम के दो प्रकार हो गए, एक होता है अमीबीय और दूसरा होता है स्रावी व ग्रंथिल टेपिटम। जो जितना भी अपना जो श्रावण होता है उसको ये किसको देते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को देने का कार्य करते हैं। तो इसका मुख्य कार्य हो गया पोषण देना। टेपिटम में क्या होता है कि वसा की बनी हुई, वसा से निर्मित गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं प्रोयूबिस काय। इस प्रोयूबिस काय के ऊपर एक परत पाई जाती है, उस परत को कहा जाता है, यानी स्पोरोपोलिनिन का आवरण पाया जाता है। ये स्पोरो जो पोलिनिन होता है कठोर आवरण होता है, इसका जैविक व भौतिक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण स्पोरोपोलिनिन के कारण ही पराग कणों का क्या होता है, सुरक्षा होती है, उनका जैविक अपघटन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में पूछा जाता है कि पराग कणों के ऊपर कठोर आवरण किसका पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन का पाया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं टेपिटम के अंदर की तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो द्विगुणित होती है वो किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमेशा ध्यान रखना 2n होती है, द्विगुणित होती है, इनमें विभाजन के द्वारा ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि इसमें अपन शॉर्ट तरीके में देखते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका यह हमेशा द्विगुणित होती है, ध्यान रखना 2n होती है। इसके अंदर होता है विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि लघु बीजाणु n होते हैं, इसको अपन परागकण भी बोल सकते हैं। ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, यानी 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको कहा जाता है चतुष्क। लघु बीजाणु के जो प्रकार अपन देखते हैं, सबसे पहला प्रकार है चतुष्फलकीय। इसमें एग्जाम्पल आता है अपने द्विबीजपत्री पादप। इसकी संरचना अपन देखते हैं चतुष्फलकीय में। इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है वो कहलाती है चतुष्फलकीय लघु बीजाणु। ये द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। दूसरा आता है एक बीजपत्री पादप, समद्विपार्श्विक। ये पाए जाते हैं एक बीजपत्री पादप में। इसके
इसकी संरचना अपन देखते हैं समद्वि पार्श्विक। इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। तीसरा प्रकार जो आता है वो आता है इनका क्रोशित प्रकार। क्रोशित की अपन संरचना देखते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है वो कहलाती है क्रोशित। यानी चौथा जो लघु बीजाणु जस्ट इनके पीछे की तरफ होता है। इसमें एग्जाम्पल आता है, एक पादप आता है जिसका नाम है मेरिनोलिया पादप। चौथा जो प्रकार आता है इसका टी आकार। टी आकार में आता है। संरचना देखते हैं अपन इसकी। इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें एक पादप आता है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया पादप। पांचवा जो प्रकार आता है इनका वो आता है रेखिक प्रकार। यानी कि चारों जो लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं वो एक रेखिक क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, उसको कहा जाता है रेखिक प्रकार। इसमें एग्जाम्पल आता है अपने एलोफिला पादप। तो ये जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है असूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, और चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो चतुष्क के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। और जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से आपको चतुष्फलकीय और समद्वि पार्श्विकीय दोनों आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, और इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन जो लघु बीजाणु के जो परागकण होते हैं उसके द्वारा नर युग्मकोज विधि का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अपन आगे देखते हैं इसके बाद में अपन देखते हैं नर युग्मकोज विधि का निर्माण किस प्रकार से होता है। नर युग्मकोज विधि, मेल गेमेटोफाइट। नर युग्मकोज विधि का जो निर्माण होता है वो होता है अंकुरित जो परागकण होता है, अंकुरित परागकण ही इसका निर्माण करता है, नर युग्मकोज विधि का निर्माण करता है। इससे पहले अपन देखते हैं कि लघु बीजाणु या लघु बीजाणु को बोला जाता है परागकण। ये दोनों ही अगुणित संरचनाएं होती है, ठीक है। अगुणित संरचनाएं जब ये अंकुरित होती है तो यही नर युग्मकोज विधि का निर्माण करती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर युग्मकोज विधि की प्रथम कोशिका कहलाती है। इसको आपको आंसर देना है, क्योंकि नर युग्मकोज विधि का जो निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, लघु बीजाणु या परागकण होती है। तो इनकी प्रथम कोशिका क्या हो गई, परागकण हो गई, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो परागकण है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो जब उसी के बाद में नर युग्मकोज विधि का निर्माण होता है। इसमें देखते हैं अपन परागकण की संरचना। परागकण की संरचना देखते हैं तो जो परागकण होता है वो 2 स्तरों में बटा हुआ होता है। एक होती है आंतरिक परत और एक होती है बाह्य परत। इस प्रकार की संरचना होती है। सबसे 2 प्रकार की परतें होगी परागकण की। एक तो जो बाह्य परत होती है इसको कहा जाता है एक्सैन, जिसको कहा जाता है बाह्य चौर। इससे अंदर वाली जो परत होती है उसको कहा जाता है इंटाइन। इंटाइन का मतलब हो गया अंतःचौर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाह्य चौर होता है, जो एक्सैन होता है, इसके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है। उस कठोर आवरण को कहा जाता है
इसको कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण कौन करता है? टेपिटम करता है। और स्पोरोपोलिनिन का भौतिक व जैविक अपघटन कभी भी नहीं होता है, इसलिए ये परागकण की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अंतःस्राव जो इंडाई होती है ये बनी होती है सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है, और दोनों क्या होते हैं? जलक्रिय कोलाइटी होती है। तो जो आंतरिक परत होती है इसी से क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब स्पोरोपोलिनिन का जैविक अपघटन ही नहीं होता है तो पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो पराग नलिका का निर्माण करने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक परागकण के अंदर जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जनन छिद्र। और इन जनन छिद्रों की जो संख्या होती है, अधिकतर जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 3। जबकि जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, हमेशा याद रखना। अब इसके बाद में जो परागकण होता है इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और अपन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें परागकण जो होता है ये भी कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाता है? 2 कोशिकाओं के अंदर बढ़ जाता है। जब अपन इसकी संरचना देखते हैं, इस प्रकार की संरचना बनती है। 2 कोशिकाएं हो गई और बाहर की तरफ पूरी एक्सैन बन जाएगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। जब 2 कोशिकाएं बनती है इसमें जो बड़ी वाली जो कोशिका होती है इसको कहा जाता है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और जो इससे छोटे वाले नीचे की तरफ जो कोशिका होती है जो लेंस के आकार की होती है इसको कहा जाता है जनन कोशिका। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसमें डायग्राम में तैयार करना है। कायिक कोशिका क्या होती है? बड़ी होती है। और जनन कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है। कायिक कोशिका के अंदर हमेशा इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, आरएनए की मात्रा सर्वाधिक होती है हमेशा ध्यान। और जो जनन कोशिका होती है इसके अंदर आरएनए की मात्रा कम होती है और ये किस आकार की होती है? लेंस आकार की। ठीक है। अब इसे कायिक कोशिका में परिवर्तन होता है और जनन कोशिका में परिवर्तन होता है। तो कायिक कोशिका के द्वारा तो पराग नलिका का निर्माण होता है और जनन कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब कायिक कोशिका से क्या निकलेगी? पराग नलिका निकल। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो इस प्रकार की संरचना बनती है। ये संरचना बनती है। इसमें 2 बनते हैं नर युग्मक, एक होती है कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक और इसको कहा जाता है पराग नलिका। इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है। तो ध्यान रखना, कायिक कोशिका तो किसका निर्माण कर दिया? पराग नलिका निर्माण। और जनन कोशिका किसका निर्माण करती है? नर युग्मक का निर्माण। हमेशा ध्यान रखना, ये जो नर युग्मक बनते हैं इसके अंदर दोनों नर युग्मक बनते हैं ये अगुणित होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। और अकशाभिक होते हैं और अगतिशील होते हैं। ठीक है। और ये पराग नलिका के द्वारा ही बीजांड के अंदर पहुंचते हैं। ध्यान रखना, पराग नलिका जो होती है हमेशा जो वृद्धि करती है वो किधर करती है? अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है। हमेशा किधर वृद्धि करती है? अंडाशय की तरफ वृद्धि। इसलिए जो पराग नलिका होती है वो होती है एक दिशीय और रसायनोवर्ती। रसायनोवर्ती का मतलब क्या होता है कि वर्तिकाग्र के ऊपर एक रसायन पाया जाता है बोरोन। इसके द्वारा ये आकर्षित होती है तो एक ही दिशा में ये वृद्धि करती है और अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार नर युग्मकों जैसे परागकण जो अंकुरित होता है उससे 2 नर युग्मकों का जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक तो पूछा जाता है कि जो परागकण होता है
इसकी बाहरी चोर जो होती है वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, क्योंकि इसके द्वारा ये इसकी सुरक्षा करता है, इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। अंतःस्त्रोत किसकी बनी होती है? सेलुलोज व पेक्टिन की होती है, जो अंकुरित होकर किसका निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर कितने जलन छिद्र पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 1 से 3। और जिम्नोस्पर्म पादपों में कितने पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं जलन छिद्रों की संख्या 1 होती है। फिर पूछा जाए परागकण के अंदर जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाएं कौन कौन सी बनती है? काय कोशिका बनती है और जनन कोशिका। पराग नलिका का निर्माण कौन सी कोशिका करेगी? काय की कोशिका। और नरिकुमकों का निर्माण कौन सी कोशिका करेगी? जनन कोशिका, जो किस आकार की होती है? लेंस के आकार की होती है पहले तो, लेकिन बाद में क्या हो जाती है कि इसकी स्ट्रक्चर गोल हो जाती है। तो ये हो गया नरिकुमकोद्भिद का परिवर्तन। एक चीज और ध्यान रखना, पराग कण की जो संरचना होती है वो हमेशा अगुणित होती है। कौन सी होती है? अगुणित। और पराग कण को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। जो भी अपने पीछे पढ़ा था, लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं, ध्यान रखना। तो नरिकुमकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु। ठीक है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है, और उससे जो अगुणित जो लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण बनते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इनको नोट कर लेना। जिस प्रकार से अपने नर युग्मकोद्भिद का निर्माण या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार मादा युग्मकोद्भिद में अपन पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। उस गुरु बीजाणु के द्वारा ही मादा युग्मकोद्भिद या बहुकोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं इसका जो निर्माण होता है, उससे पहले देखते हैं कि जो मादा जो जननांग होता है वो कौन सा होता है? स्त्री केसर। मादा जननांग कौन सा होता है? स्त्री केसर, या इसी को बोल सकते हैं अपन जायांग, या इसी को बोल सकते हैं अपन गुरु बीजाणु पर्ण। ये 3 नाम मिल जाता है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है मादा जननांग को? इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके अपने स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर को संरचना देखते हैं तो अपन को इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। सबसे जो शीर्ष भाग होता है जिसके ऊपर पराग कण आकर अंकुरित होते हैं, इनको कहा जाता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। वर्तिकाग्र आगे चलकर एक खोखली नलिका में बदल जाता है, इसको कहा जाता है वर्तिका स्टाइल। ठीक है। और वर्तिका आगे चलकर एक गोल अंडाकार संरचना में बदल जाती है, जिसको कहा जाता है अंडाशय, ओवेरी। इस प्रकार इसके भी 3 भाग हो गए। जिस प्रकार इसके 3 भाग थे, पुंकेसर के 3 भाग थे, वैसे ही जायांग के कितने भाग होते हैं? स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। इससे अंडाशय के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? बीजाणु। क्या पाए जाते हैं? बीजाणु। इसके अंदर संरचना पाई जाती है बीजाणु, और बीजाणु के द्वारा ही किसी भी पौधे के अंदर किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो बीजाणु होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। बीजाणु की संरचना, इसका अपन डायग्राम देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही सिंपल है। बीजाणु के चारों तरफ अध्यावरण पाए जाते हैं। कुछ पादपों के अंदर 2 अध्यावरण होते हैं, कुछ में 1 अध्यावरण होता है, कुछ पादपों के अंदर अध्यावरण नहीं होता है। तो अपन पढ़ रहे हैं जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस पादप है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इसकी जब स्ट्रक्चर देखते हैं अपन बीजाणु की, इस प्रकार की संरचना होती है। ये बीजाणु हो गए। ठीक है। सबसे बाहर की जो शीर्ष भाग होता है इसको बोला जाता है निभाग। चला जा
ठीक है, ये निभाग हो गया। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट, और ये हो गया आंतरिक अध्यावरण। यानी आवृतबीजी जो पादप है, जिस पादप के बारे में अपन पढ़ते हैं, इसमें 2 अध्यावरण होते हैं। प्रत्येक जो अध्यावरण होता है इसके अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी जो प्रत्येक अध्यावरण होता है वो किसका बना होता है? मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना होता है, और उन मर्दूतकीय कोशिकाओं को कहा जाता है बीजांडकाय। क्या कहा जाता है? बीजांडकाय। और बीजांडकाय किससे बना होता है? मर्दूतकीय कोशिकाएं, ध्यान रखना, जीवित होती है, मर्दूतकीय सेल्स से निर्मित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब जो आंतरिक संरचना देखे ये वाली, इसको कहा जाता है मादा युग्मकोद विधि, या इसी को कहा जाता है भ्रूण कोश। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भ्रूण कोश हमेशा ध्यान रखना अगुणित होता है, और मादा युग्मकोद विधि को ही क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है देखिए इसके अंदर, यानी जो बीजांड होता है अंडाशय से यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, उस संरचना को कहा जाता है बीजांड व्रंथ। और ये बीजांड जो व्रंथ होता है ये क्या करता है? बीज का व्रंथ बनाता है। बीजांड व्रंथ किसका निर्माण करता है? बीज व्रंथ का। और दोनों ये जो अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, ये क्या बनाते हैं? बीज आवरण का निर्माण करते हैं। यानी बीजांड से बीज बना, बीजांड के अध्यावरण से बीज का आवरण बन गया, बीजांड व्रंथ से क्या बन गया? बीज व्रंथ बन गया। ऐसे ध्यान रखना। अब जो भ्रूण कोश होता है इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, निभाग की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। बीज के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है, इसको द्वितीयक केंद्रक, ऐसी को बोल सकते हैं अपन द्विगुणित कोशिका। यानी ये 2n होता है, द्विगुणित होता है कोशिका। नीचे की तरफ पाया जाता है अंड समुच्चय। अंड जो समुच्चय होता है इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है। पार्श्व की तरफ जो दोनों कोशिकाएं होती है ये वाली, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। और बीज के अंदर एक जो बड़ी कोशिका पाई जाती है इसको कहा जाता है अंड कोशिका, एग सेल। अब इसमें ध्यान रखना, भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं हो गई या कितने केंद्रक हो गए? केंद्रक तो हो गए 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? टोटल हो गए 8। ठीक है, केंद्रकों की संख्या हो गई 8। और कोशिकाओं की बात करें, कोशिकाओं की संख्या हो गई 7। ये पूछा जाता है कि किसी बीजांड के अंदर अगर केंद्रक 8 हो और कोशिकाएं कितनी हो? 7। इस प्रकार का जो बीजांड होता है या भ्रूणकोश होता है वो कौन से प्रकार का होता है? पॉलीगोनल प्रकार। इस प्रकार का भ्रूणकोश कौन सा कहलाता है? पॉलीगोनल प्रकार कहलाता है। ये जो बीजांड होता है ये देखो, ये 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। ठीक है, तो इस बीजांड को कहा जाता है प्रतीप बीजांड कहा जाता है। कौन सा बीजांड है ये? प्रतीप बीजांड कहलाता है। तो बीजांड की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। दोनों सारी कोशिका जहाँ अंड कोशिका होती है यहाँ पे पाया जाता है बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार के द्वारा ही पराग नलिका क्या करती है? प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एक संरचना और पूछी जाती है जहां से बीजांड व्रत और बीजांड दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? फाइलम कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर जो बीजांड पाया जाता है वो कौन सा होता है? प्रतीप बीजांड होता है। और ये बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है। कितने डिग्री पे घूम जाता है? 180 डिग्री की। ठीक है, तो ये हो गई बीजांड की संरचना। अलग अलग पादप, अलग अलग जो कुल होते हैं, फैमिली होते हैं, उनके अंदर जो बीजांड के प्रकार अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसके आगे अपन देखते हैं बीजांड के
प्रकार। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में देखते हैं अपन बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार में अपन सबसे पहला देखते हैं रीजु बीजांड, जिसको बोला जाता है ऑर्थोट्रोपस। इस प्रकार का जो बीजांड होता है, इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म पादपों में। कौन से पादपों में पाया जाता है? जिम्नो। रीजु बीजांड का मतलब होता है जब आप इसकी संरचना देखते हैं, उसकी संरचना में अपन को दिखाई देता है इस प्रकार की संरचना होती है। यानी कि ये क्या हो गया? निभाग हो गया। क्या हो गया? निभाग। ये हो गया बीजांड द्वार, और ये हो गया बीजांड वृंत। अब देखो, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में है। यानी कि ये बीजांड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और जो सीधा बीजांड होता है वो कौन सा प्रकार कहलाता है? रीजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस कहलाता है, जो कौन से पादपों में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म पादपों में। इसका दूसरा प्रकार देखते हैं अपन एनाट्रोपस, प्रतीप बीजांड, जो भी अपन ने पढ़ा था एनाट्रोपस। ठीक है। इसकी संरचना अगर अपन देखते हैं प्रतीप बीजांड की, ये क्या पाया जाता है? 82% जो आवर्तबीजी पादप है इनके अंदर पाया जाता है। 82% जो आवर्तबीजी जो पादप है उनके अंदर ये प्रतीप बीजांड पाया जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये हो गया निभाग, ये हो गया बीजांड द्वार। ठीक है। यानी कि ये जो प्रतीप बीजांड होता है वो कौन से डिग्री पे घूम जाता है? 180 डिग्री पे घूम जाता है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा बीजांड है जो 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है? प्रतीप बीजांड। या आवर्तबीजी पादपों में कौन सा बीजांड पाया जाता है? प्रतीप बीजांड पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा आता है हेमी एनाट्रोपस या अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप बीजांड इसको बोला जाता है हेमी एनाट्रोपस। इसकी संरचना अपन देखते हैं। इसकी संरचना इस पर अर्ध प्रतीप का मतलब होता है, ये तो हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया निभाग, और ये हो गया बीजांड वृंत। यानी इसमें क्या हो गया? बीजांड द्वार और निभाग ये तो कौन सी रेखा में होते हैं? एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। ठीक है। और बीजांड वृंत इनकी क्या होता है? समकोण पर होता है। तो ये कौन सा बीजांड हो गया? अर्ध प्रतीप बीजांड। इसका एग्जाम्पल की बात करें अपन, रेननकुलेसी पादप, रेननकुलेसी या प्रीमुलेसी, जो कुल के जो पादप है उनके अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है? अर्ध प्रतीप। यानी ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण। तो ये 3 प्रकार हो गए इसके। इसके बाद में अपन देखते हैं चौथा प्रकार। इसके बाद में आता है वक्र बीजांड, जिसको बोलते हैं कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस। इसके अंदर जो बीजांड होता है वो क्या करता है? घोड़े की नाल जैसे घूम जाता है, घोड़े की नाल जैसे घूम जाता है। स्ट्रक्चर देखते हैं अपन।
प्रकार की संरचना रहे, यानी कि ये जो बीजांड होता है वो किसके समान घूम गया, घोड़े की नाल जैसे घूम गया। ठीक है, यानी कि जो बीजांड द्वार होता है और निभाग होता है, इनके समकोण के ऊपर क्या पाया जाता है, बीजांड वृंत पाया जाता है। बीजांड वृंत पाया जाता है समकोण पर बीजांड। इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो अपने क्रूसीफेरी कुल के जो पौधे होते हैं, एक तो क्रूसीफेरी, एक आपने कभी मटर में देखा होगा लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, क्रूसीफेरी व लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के अंदर जो बीजांड पाया जाता है वो एम्फाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा जाएगा कि घोड़े की नाल जैसे बीजांड घूम जाता है, उसका प्रकार पूछ ले या कौन से कुल के अंदर ये पाया जाता है। और इसका इंग्लिश वर्ड प्रत्येक का आपको याद करना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी यही आएगा वर्ड एम्फाइलोट्रोपस, उधर इंग्लिश में भी यही नाम आएगा। इसमें पांचवा प्रकार आता है अपने ऑर्थोट्रोपस, सॉरी एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस जो बीजांड होता है, इसमें एग्जांपल आता है अपने ब्यूटेमेसी। ब्यूटेमेसी कुल के जो पौधे आते हैं उनके अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है, एम्फिट्रोपस बीजांड पाया जाता है। बीजांड इसके अंदर क्या होता है कि जो बीजांड का होता है, बीजांड द्वार होता है और निभाग, ये तो एक सीधी रेखा में होता है, और बीजांड वृंत क्या बना लेता है, एक समकोण बना लेता है। तो वो कौन सा प्रकार कहलाता है, एम्फिट्रोपस। और छठा आता है अपने सर्सिनोट्रोपस, कुंडलित बीजांड। इसको बोल देता है सर्सिनोट्रोपस। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि कुंडलित जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। कितने डिग्री के ऊपर घूम जाता है, 360 डिग्री के अंदर। इसके अंदर जो एग्जांपल जो फैमिली आती है वो आती है कैक्टेसी या प्लेम्बेजिनेसी। ये दो फैमिली है जिनके अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है, कुंडलित बीजांड पाया जाता है। यानी इसके अंदर जो बीजांड बनता है यानी कि 360 डिग्री के ऊपर घूम जाता है, तो वो बीजांड हो गया कुंडलित बीजांड। तो ये 6 प्रकार के बीजांड हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये पूछा जाता है आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो बीजांड पाया जाता है वो कौन सा होता है, प्रतीप बीजांड। एक पूछा जाता है अपने घोड़े की नाल जैसे बीजांड कौन सा होता है, उसको कहा जाता है वक्र बीजांड। और ये पूछा जाता है एक रेनल पुलेसी के अंदर कौन सा पाया जाता है, अर्ध प्रतीक। इसी का आता है ये 180 डिग्री पे घूम गया, तो ये कितना पे घूम गया, 90 डिग्री के ऊपर घूम गया, इसलिए इसको नाम दे दिया हेमिएनाट्रोपस। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये तो हो गए बीजांड के प्रकार। इसके बाद में अपन देखते हैं कि नर मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। उसके लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। डायग्राम में से इनको नोट कर लेना। इसके बाद में आता है गुरु बीजाणु जनन, मैक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, 2n होती है। तो ये गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, इसमें जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आपको पहले से ही पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, वो कैसी होगी, अगुणित होगी। तो इससे क्या पढ़ेंगे, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। संख्या कितनी होगी कि 4। तो इसकी परिभाषा पूछते हैं आपसे, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब ये जो 4 अगुणित जो गुरु बीजाणु जो होते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं, रैखिक क्रम में होते हैं। इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है।
प्रकार की संरचना होती है। इनमें से जो 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं ये हो जाते हैं अपहासित। अपहासित का मतलब ये नेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये किधर पाए जाते हैं? बीजांड द्वार की ओर। जो अपहासित होते हैं वो किधर पाए जाते हैं? बीजांड द्वार की ओर। ये ऊपर वाला जो होता है निभाग की ओर, ये हमेशा क्या होता है? सक्रिय होता है। यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण करेगा वो कौन सा गुरु बीजाणु करता है? जो निभाग की ओर स्थित होता है। ये तीनों क्या हो जाते हैं? नेस्ट हो जाते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु होता है इसमें क्या होता है? वृद्धि होती है, इसमें परिवर्तन होता है, और इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होगा? इसके बाद में अपन देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश। ये दोनों ध्यान रखना, एन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मादा युग्मकोद्भिद को क्या बोला जाता है? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश क्या होता है? अगुणित होता है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की संरचना बढ़ेगी। इसमें क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु के केंद्र में होता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? 3 मुक्त समसूत्रीय विभाजन होता है। कितने विभाजन होते हैं? 3। यानी कि इसके अंदर विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2। ये प्रथम विभाजन हो गया। फिर ये द्वितीय विभाजन हो गया, 4 बन गए। फिर इनमें थर्ड विभाजन होगा। कितने केंद्रक बन गए? 8 केंद्रक बन गए। इसी प्रकार जो भ्रूणकोश होता है इसके अंदर जो गुरु बीजाणु होता है ये बीच में से इसमें विभाजन होता है, तो दोनों गुरु बीजाणु कहाँ चले जाते हैं? एक तो निभाग की ओर और एक चला जाता है बीजांड द्वार की ओर। ठीक है। फिर इनमें विभाजन होता है तो इससे कितने हो गए? 2 बनेंगे इनसे, तो इधर कितनी संख्या बढ़ जाएगी इसकी? 4 यहाँ बन जाएंगे और 4 यहाँ बन जाएंगे, तो टोटल कितने केंद्रक हो गए? 8। अब इनमें से क्या होता है कि जो 2 केंद्रक होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? एक एक केंद्र कहाँ आ जाता है? बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर तो संख्या रह जाती है अनुसमुच्चय में कितनी? 3। और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है उनकी संख्या भी कितनी होती है? 3। और 2 केंद्र बीच में आ जाते हैं और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसको बोला जाता है केंद्रीय कोशिका। ये पूछा जाता है कि आवर्त बीजी पादपों में केंद्रीय कोशिका होती है, तो केंद्रीय कोशिका हमेशा कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और उस द्विगुणित कोशिका को क्या कहा जाता है? द्वितीयक केंद्रक या द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल केंद्र कितने हो गए? 8 केंद्र बन गए। कितने बन गए? 8 केंद्र बन गए। कोशिकाएं कितनी हो गई? 7 कोशिका। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसको क्या नाम दे दिया? पॉलीगोनल प्रकार। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखना कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो भ्रूणकोश का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पॉलीगोनल। एक बार इसमें केंद्रक और कोशिकाओं की संख्या पूछी जाती है, इसमें आप गलत कर देते हो, 7 केंद्रक कर देते हो, 8 कोशिका कर देते हो। केंद्रक तो अलग अलग हो गए, 3, 4, 5 और 3, 8। लेकिन ये 2 केंद्रक आपस में जुड़ गए तो एक कोशिका बना लिए, जिसको अपन कहते हैं द्विगुणित कोशिका। तो कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। ये ध्यान। तो इस प्रकार गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी हो गई? गुरु बीजाणु होता है। प्रथम कोशिका कौन सी हो गई? गुरु बीजाणु। जिस प्रकार अपने नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या थी? गुरु लघु बीजाणु। और इसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या हो गई? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु हमेशा अगुणित होते हैं। उसमें लघु बीजाणु क्या थे? चतुष्क के रूप में थे। इसमें भी 4 होते हैं लेकिन रेखीय क्रम में होता है। लेकिन जो बीजाणु द्वार की तरफ वाले होते हैं ये तीनों क्या हो जाते हैं? अपहासित हो जाते हैं। और सक्रिय कौन सा रहता है? केवल निभाग की ओर होता है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया, नरयुग्मक का निर्माण हो गया, मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण हो गया, जिसके अंदर नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है इनको कहा जाता है अंड समुच्चय। ठीक है, अंड समुच्चय के अंदर अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका हो गई, ये द्विगुणित कोशिका हो गई, ऊपर वाली जो निभाग की ओर जो कोशिकाएं होती है इनको क्या कहा जाता है, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि परागण, यानी परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर किस प्रकार से पहुंचते हैं। ठीक है, परागण के बाद में अपन पढ़ेंगे निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन के बाद में जो भ्रूण पोष होते हैं उनके प्रकार और भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके नर आवृतबीजी पादपों में जन्म के अंदर नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है। जितने भी जो डायग्राम दे रखे हैं इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है।